नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान में एक बहुत ही कह सकते हैं कि अहम और काफ़ी गर्मागर्म बहस वाले बदलाव के प्रस्ताव पर बात कर रहे हैं। ये है 130 संविधान संशोधन विधेयक 2025। हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख है जो इस पूरे मामले की बारीकियों पर रोशनी डालता है। हमारा इरादा है इस प्रस्तावित कानून की तह तक जाना। आखिर ये है क्या? इसमें कौन सी खास बातें हैं? इसको लेकर इतनी बहस क्यों छिड़ी हुई है? और सबसे जरूरी बात ये हम सब के लिए क्यों मायने रखता है? देखिए, इसकी जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन या उससे ज्यादा जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। बस इसी एक लाइन ने, आप समझ लीजिए, राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया है। तो चलिए इसी परत को खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपर्ट से जानते हैं ये 130वां संशोधन विधेयक आखिर कहना क्या चाहता है, इसका बुनियादी मकसद क्या है। जी देखिए, इसका बुनियादी मकसद है संविधान में एक खाली जगह को भरना, एक कमी थी। अभी की स्थिति देखें तो अगर किसी मंत्री पर कोई गंभीर आपराधिक मामला चल रहा है और वो मान लीजिए जेल में भी है, तब भी उसे मंत्री पद से हटाने का कोई साफ नियम या प्रक्रिया संविधान में नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जो अक्सर सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी को लेकर सवाल खड़े करती है। हाँ, ये तो है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं। बिल्कुल। तो ये बिल इसी कमी को दूर करने की कोशिश करता है। ये साफ तौर पर कहता है कि अगर कोई मंत्री ऐसे गंभीर आपराधिक आरोपों के तहत, और यहां गंभीर आरोपों का मतलब है ऐसे अपराध जिनमें कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, अगर ऐसे आरोपों में वो लगातार 30 दिनों तक हिरासत में या जेल में रहता है तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अच्छा, 30 दिन की लिमिट है? 30 दिन लगातार। और इस बदलाव को लागू करने के लिए मुख्य रूप से संविधान के 3 अहम अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव है। पहला, अनुच्छेद 75, जो केंद्र सरकार के मंत्रियों से जुड़ा है। दूसरा, अनुच्छेद 164, जो राज्यों के मंत्रियों के लिए है। और तीसरा, अनुच्छेद 239 ए, जो खासतौर पर दिल्ली की सरकार के मंत्रियों पर लागू होता है। इन तीनों में बदलाव करके एक स्पष्ट नियम बनाने की कोशिश है। अच्छा, तो मतलब ये केंद्र, राज्य और दिल्ली के मंत्रियों पर लागू होगा। क्या इसका दायरा यहीं तक सीमित है या फिर देश के बाकी हिस्सों के लिए भी कुछ सोचा गया है? नहीं, दायरा इससे ज्यादा बड़ा है और कोशिश ये की गई है कि ये नियम पूरे देश में एक समान तरीके से लागू हो। इस मुख्य संविधान संशोधन विधेयक के साथ साथ 2 और जुड़े हुए विधेयक भी लाए गए हैं। पहला है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में बदलाव करेगा ताकि ये नियम वहां के मंत्रियों पर भी लागू हो सके। ओके। दूसरा विधेयक है केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। ये केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 की धारा 45 में संशोधन करेगा, जिससे पुडुचेरी जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री भी इसके दायरे में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर सोच ये है कि सरकार चाहे किसी भी स्तर की हो, केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ये जवाबदेही का नियम सब पर बराबर लागू हो। समझ गई। मतलब पूरे देश में एक ही व्यवस्था लागू करने की कोशिश है। ये तो ठीक है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ऐसी नौबत आ ही जाती है, तो किसी मंत्री को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? क्या ये अपने आप होगा या इसमें भी कोई अगर मगर है? प्रक्रिया को जहां तक संभव हो सका है काफी स्पष्ट रखा गया है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन या देरी ना हो। अगर मामला केंद्रीय मंत्री का है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाएंगे। ये सामान्य प्रक्रिया है। और अगर मामला और राज्य के मंत्री का है तो मुख्यमंत्री की सलाह पर उस राज्य के राज्यपाल उन्हें हटाएंगे। ये भी मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से ही है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम मोड़ है और शायद यही इस बिल की सबसे सख्त बात भी है कि अगर मंत्री के जेल में 30 दिन पूरे हो जाते हैं और उसके अगले दिन तक यानी 31वें दिन तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी लागू हो वो हटाने की सलाह राष्ट्रपति या राज्यपाल को नहीं देते हैं, तो वो मंत्री अपने आप ही पद से हट जाएगा। अच्छा, अपने आप? जी हाँ, स्वतः ही। इसे स्वतः निष्कासन या ऑटोमेटिक रिमूवल कहा जा रहा है। ये प्रावधान इसलिए डाला गया है ताकि राजनीतिक मजबूरियों या कह लिए जानबूझकर की जाने वाली देरी से बचा जा सके। अरे वाह, ये अपने आप हट जाना वाली बात तो काफी दमदार है। मतलब कोई टाल मटोल की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। बिल्कुल। और यही नियम खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा। अगर वो खुद ऐसी किसी स्थिति में फंसते हैं जहां उन्हें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन जेल में रहना पड़ता है तो उन्हें 31 दिनों के अंदर खुद ही इस्तीफा देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो भी अपने आप पद से हट जाएंगे। ये नियम सबके लिए बराबर है, पद की वरिष्ठता से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो प्रक्रिया की बात हुई, ये बिल्कुल साफ है।
लेकिन संविधान में बदलाव करना, वो भी इतने अहम अनुच्छेदों में, ये कोई आसान काम तो नहीं होता होगा। संसद में इसके लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। संविधान में संशोधन करना एक बड़ी और जटिल प्रक्रिया है, खासकर जब ये सरकार के बनावट और शक्तियों से जुड़े बुनियादी अनुच्छेदों को छूता हो। हमारे संविधान का अनुच्छेद 368 इस पूरी प्रक्रिया को तय करता है। इस 130वें संशोधन विधेयक को कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में से विशेष बहुमत से पास कराना होगा। विशेष बहुमत, इसका ठीक मतलब क्या है? आम बहुमत से ये कैसे अलग है? अच्छा सवाल है। विशेष बहुमत का मतलब है 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी आधे से ज्यादा सदस्य पक्ष में हों। और दूसरी, सदन में उस दिन जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट डाल रहे हैं, उनमें से कम 2/3 सदस्य बिल के पक्ष में वोट दें। ओके, 2/3। जी, ये सामान्य कानून बनाने के लिए जरूरी साधारण बहुमत यानी मौजूद और वोट देने वालों में आधे से ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा सख्त जरूरत है। काफी मुश्किल। और बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये संशोधन केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार की संरचना को प्रभावित करने वाले अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 75 और 164 में बदलाव कर रहा है, जो हमारे संघीय ढांचे का हिस्सा है। इसलिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होने के बाद भी इसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़ सकती है। आधे राज्यों से भी? बाप रे। जी हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे बड़े बदलावों में राज्यों की भी सहमति हो, जो हमारे फेडरल सिस्टम का एक अहम सिद्धांत है। तो ये तो काफी लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है, और अभी तो ये बिल पास नहीं हुआ है। इसे एक समिति के पास भेजा गया है ना? ये संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी क्या होती है और इसका क्या काम होगा? हाँ बिल्कुल, अभी ये बिल कानून नहीं बना है। इसे संसद ने और गहराई से जांच पड़ताल के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को सौंप दिया है। जेपीसी एक खास किस्म की समिति होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। इस मामले में कुल 31 सदस्य हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अच्छा, तो ये 31 लोग क्या करेंगे? इस जेपीसी का काम होगा इस बिल के हर पहलू का बारीकी से अध्ययन करना। वो देखेगी कि इसके प्रावधान क्या हैं, इनका संविधान पर क्या असर पड़ेगा, क्या इससे कोई और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। समिति इस मुद्दे पर विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और आम जनता से भी राय ले सकती है। तो क्या ये जेपीसी जो कहेगी वो सरकार को मानना पड़ेगा? क्या उनकी सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं? नहीं, तकनीकी रूप से जेपीसी की सिफारिशें सरकार या संसद पर बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन व्यवहार में जेपीसी की रिपोर्ट का बहुत वजन होता है। समिति अपनी जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें वो बिल के बारे में अपनी राय और सुझाव देती है। वो बिल में कुछ बदलाव सुझा सकती है, कुछ सुरक्षा उपाय जोड़ने की बात कह सकती है, या यहाँ तक कि ये भी कह सकती है कि ये बिल ठीक नहीं है और इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। संसद जब दोबारा इस बिल पर बहस करती है तो जेपीसी की रिपोर्ट एक अहम आधार बनती है। अक्सर सरकारें जेपीसी के सुझावों को गंभीरता से लेती हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी ये बिल एक अहम पड़ाव पर है और जेपीसी की जांच इसके भविष्य की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। चलिए, ये तो हुई प्रक्रिया और तकनीकी बातें। अब आते हैं मुद्दे की जड़ पर। जैसा हमने शुरू में कहा, ये सुनने में तो लगता है कि शासन में ईमानदारी लाने का एक अच्छा कदम है, नेताओं को ज्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश है। फिर इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? पहले ये समझते हैं कि जो लोग इसके पक्ष में हैं वो क्या तर्क दे रहे हैं। सरकार या इसके समर्थक इसे क्यों जरूरी मान रहे हैं? जी, इसके पक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं और वो अपनी जगह पर काफी वजनदार लगते हैं। सबसे पहला और बुनियादी तर्क तो वही है जिसकी हमने बात की। ये संविधान में एक बड़ी कमी या कह लें कि एक ग्रे एरिया को भरता है। अभी कोई स्पष्टता नहीं है कि गंभीर आरोपों में फंसे मंत्री का क्या होगा। ये बिल वो स्पष्टता लाता है। ठीक है। दूसरा और शायद सबसे अहम तर्क ये है कि इसका मकसद सरकारी संस्थाओं, खासकर कार्यपालिका यानी सरकार में जनता के भरोसे को बनाए रखना और उसे मजबूत करना है। सोचिए, अगर कोई मंत्री गंभीर आरोपों में लंबे समय तक जेल में है और फिर भी पद पर बना रहता है, तो आम आदमी का व्यवस्था पर से भरोसा उठता है। ये बिल उस भरोसे को बहाल करने की कोशिश है। हाँ, ये बात तो सही है, भरोसा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा तर्क स्वतः निष्कासन वाले प्रावधान से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि ये जरूरी है ताकि राजनीतिक कारणों से या हिचकिचाहट की वजह से कार्रवाई में देरी ना हो। अगर नियम है कि 31वें दिन मंत्री हट जाएगा, तो फिर किसी की मर्जी या नामर्जी का सवाल ही नहीं रहता। चौथा, इसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर मंत्री बाद में जेल से रिहा हो जाता है,
मान लीजिए जमानत पर या बरी होने पर, तो उसे फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। ये एक तरह से निष्पक्षता और सरकार चलाने की व्यवहारिक जरूरतों के बीच संतुलन साधने की कोशिश है। अच्छा, मतलब वापसी का रास्ता भी है। जी। पांचवा तर्क ये है कि ये हमारे संघीय ढांचे का सम्मान करता है। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास ही है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर। बस एक समय सीमा और स्वतः हटाने का नियम जोड़ा गया है। और आखिरी बात, ये केंद्र से लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक हर स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए जवाबदेही का एक समान पैमाना तय करता है, जो अच्छी शासन व्यवस्था के लिए जरूरी माना जा रहा है। तो संक्षेप में कहें तो समर्थक इसे शासन में सफाई, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाले एक जरूरी कदम के तौर पर देख रहे हैं। ये सारे तर्क सुनने में तो काफी जायज लगते हैं, खासकर जब हम राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती चिंताएं देखते हैं। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विपक्ष और कई कानूनी विशेषज्ञ इसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। उनकी मुख्य चिंताएं क्या है? वे इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? यहाँ मामला वाकई दिलचस्प और पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल। और आलोचकों की चिंताएं भी बहुत गंभीर हैं, जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी सबसे पहली और बुनियादी आपत्ति ये है कि ये बिल जब तक दोषी साबित न हो जाए तब तक निर्दोष, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इस कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है। ये हमारे न्याय व्यवस्था की नींव है। हाँ, ये तो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। जी। आलोचक कह रहे हैं कि आप किसी को मंत्री पद से हटा रहे हैं, जो एक तरह की सजा ही है। लेकिन किस आधार पर? सिर्फ इस आधार पर कि उसे गिरफ्तार किया गया और वो 30 दिन से जेल में है। अभी उस पर मुकदमा पूरा नहीं हुआ, अदालत ने उसे दोषी नहीं ठहराया है। तो क्या ये सही है कि बिना दोष सिद्धि, मतलब कन्विक्शन के बिना ही सजा दे दी जाए? ये एक बड़ा नैतिक और कानूनी सवाल है। ये तो सोचने वाली बात है। दूसरी बड़ी चिंता, और शायद राजनीतिक रूप से सबसे विस्फोटक, वो है इसके संभावित दुरुपयोग की। डर ये जताया जा रहा है कि केंद्र या राज्यों में जो भी पार्टी सत्ता में होगी, वो पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी वगैरह का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए कर सकती है। अच्छा, मतलब पॉलिटिकल वेंडेटा का डर। बिल्कुल। किसी विपक्षी नेता या मंत्री के खिलाफ झूठे या कमजोर केस बनाकर उसे 30 दिन जेल में रखवा दिया और वो मंत्री पद से बाहर हो गया। ये तो राजनीतिक बदले की भावना से इस्तेमाल होने वाले खतरनाक हथियार बन सकता है। हाँ, ये डर तो काफी वास्तविक लगता है, खासकर जब हम देखते हैं कि जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। क्या और भी आपत्तियां हैं? एक और अहम आपत्ति शक्तियों के बंटवारे, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को लेकर है, जो हमारे लोकतंत्र का एक और आधार स्तंभ है। इसके तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम अलग-अलग हैं और कोई एक दूसरे के काम में ज्यादा दखल नहीं देता। सही। आलोचकों का कहना है कि ये बिल अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका यानी सरकार के सदस्यों, मतलब मंत्रियों के पद पर बने रहने या न रहने का फैसला करने की ताकत वो जांच एजेंसियों और पुलिस के हाथ में दे रहा है। मतलब एक पुलिस अफसर की जांच या गिरफ्तारी का नतीजा ये हो सकता है कि एक चुना हुआ मंत्री अपना पद खो दे। ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण भी माना जा सकता है, क्योंकि अंतिम फैसला तो अदालत को करना चाहिए। हाँ, ये भी एक वैलिड पॉइंट लगता है। तो देखिए, यहाँ हम साफ तौर पर दो विपरीत नजरिए देख सकते हैं। एक तरफ शासन में ईमानदारी, जनता का भरोसा और व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने की नेक नियत कोशिश दिखती है, तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानूनी अधिकार, राजनीतिक निष्पक्षता और शक्तियों के नाजुक संतुलन जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट लगने का गंभीर खतरा नजर आता है। ये पूरी बहस इसी तराजू के दो पलड़ों को संतुलित करने की कोशिश है। ये तो सचमुच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाली बात है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो इस बिल का बड़ा मतलब क्या निकलता है? ये किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बिल भारत में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और जवाबदेही को लेकर एक लंबे समय से चली आ रही बहस और चिंता का नतीजा है। जी। ये कोई छिपी बात नहीं है कि कई बार गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग भी सत्ता के ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं और बने रहते हैं। हाँ, ये तो हम सब देखते हैं। जी, ये स्थिति ना सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि ये सुशासन और कानून के राज, रूल ऑफ लॉ की धारणा को भी कमजोर करती है। ये बिल उसी समस्या का एक ठोस समाधान खोजने का प्रयास है। खासतौर पर जो स्वतः निष्कासन का प्रावधान है,
वो दिखाता है कि इसे बनाने वालों के मन में शायद ये बात रही होगी कि अक्सर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी या आपसी लेन-देन के चलते ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं हो पाती। इसलिए एक ऑटोमेटिक व्यवस्था जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इरादा तो व्यवस्था को जवाबदेह बनाने का है, लेकिन जो रास्ता चुना गया है उस पर गंभीर सवाल है और शायद इसीलिए इतनी बहस हो रही है। बिल्कुल सही। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि मंजिल यानी साफ सुथरी राजनीति तो शायद ज्यादातर लोग चाहते हैं, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता यानी ये बिल चुना जा रहा है, क्या वो सही है? क्या वो रास्ता कहीं और ज्यादा गड्ढों या खतरों की तरफ तो नहीं ले जाएगा? यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर जेपीसी को गहराई से सोचना होगा। उनकी रिपोर्ट और सिफारिशें शायद इस रास्ते को थोड़ा सुधारने, इसमें कुछ सुरक्षा कवच जोड़ने या शायद कोई बिल्कुल अलग रास्ता सुझाने में मदद करें। जेपीसी का काम यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो इन दोनों विरोधी चिंताओं, शासन की मजबूती और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के बीच एक व्यावहारिक और संवैधानिक रूप से टिकाऊ संतुलन कैसे बनाती है। सही कहा। और ये भी याद रखना जरूरी है कि कानून बना देना ही काफी नहीं होता। अगर मान लीजिए ये बिल पास हो भी जाता है, तो इसकी असली परीक्षा इसके लागू होने के तरीके में होगी। क्या इसका इस्तेमाल सचमुच बिना किसी भेदभाव के केवल सार्वजनिक हित में, शासन में ईमानदारी लाने के लिए किया जाएगा, या फिर जैसा कि आलोचकों को डर है, ये सत्ताधारी दल के हाथ में अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का एक नया औजार बन जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। जी, ये भविष्य ही बताएगा। कानून की सफलता सिर्फ उसके शब्दों में नहीं, उसके अमल में होती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के इरादों को समझा, ये कैसे काम करेगा इसकी बारीकियों को देखा, इसके पक्ष और विपक्ष के तर्कों को टटोला और ये भी समझने की कोशिश की कि ये भारत के शासन, हमारे अधिकारों और हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए कितने बड़े और मुश्किल सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। इसका अंतिम नतीजा कई बातों पर निर्भर करेगा। जेपीसी की रिपोर्ट क्या कहती है, संसद में इस पर कैसी बहस होती है, क्या इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, और अगर ये पास होता है तो इसे जमीन पर कैसे उतारा जाता है। ये देखना होगा कि क्या ये वाकई उन ऊंचे लक्ष्यों को हासिल कर पाता है जिनका जिक्र इसके समर्थक कर रहे हैं, या फिर ये आलोचकों की आशंकाओं को सच साबित करता है। एक तरह से ये बिल भारत के संविधान की अपने आप को समय और जरूरतों के हिसाब से बदलने की क्षमता की भी परीक्षा है, और साथ ही ये इस बात की भी परख है कि क्या हम ऐसा करते हुए अपने बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों, कानूनी सिद्धांतों और संघीय ढांचे को सुरक्षित रख पाते हैं या नहीं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस बिल के अंदर की तकनीकी बातों और नियमों से हटकर जरा इस पर गौर कीजिए कि आखिर हमारे देश में ऐसी नौबत आई ही क्यों कि इस तरह के एक सख्त कानून की जरूरत महसूस की जा रही है। ये जरूरत अपने आप में राजनीति और अपराध के बीच जो गठजोड़ बन गया है या बनने दिया गया है, उसके बारे में क्या इशारा करती है? शायद इस सवाल का जवाब इस बिल से भी ज्यादा अहम है। विचार जरूर कीजिएगा।